तो हेलो मेरे दोस्तों। भाई सच सच बोलना, 2025 में तुमने ठीक से एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करी या नहीं करी? तो ऐसे तो मुझे ज्यादातर बच्चों का आंसर पता है कि नहीं अक्षर भैया, कुछ नहीं पढ़ा हमने, ऑनेस्टली कुछ नहीं होता एग्जामिनेशन के लिए, आपके वीडियोस भी नहीं देखे, हम बस कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो ताकि एग्जामिनेशन के लिए पास हो जाओ। और फिर भी अगर मेरे भाई, अगर तुम अभी भी उन्हीं लोगों में से हो जो यही सोच रहे हो कि अब तो यार एग्जाम सर पर आ गई, एकदम वजनदार एग्जाम आ गई, अब हमारा क्या ही होगा, हम क्या करेंगे, तो एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। और चलो ये है ना, टेंशन नहीं लेने का, आपके लिए बोर्ड्स के स्पेसिफिक वीडियोस का लेक्चर सीरीज लेके आ गया हूँ। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि भाई सच्चाई ये है कि बोर्ड एग्जाम पूरे साल की मेहनत का टेस्ट कम और लास्ट के सही रिवीजन का टेस्ट ज्यादा होती है। और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने साल भर आलस करी, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, जिन्होंने बोला कल पढ़ लेंगे, और अब लास्ट टाइम पर बस यही सोच रहे हैं कि भाई बस पास हो जाऊं, एग्जाम जैसे जैसे निकल जाए, अच्छे नंबर तो आने से रहे, कुछ नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, गुड न्यूज आगे यही है कि पास होना अच्छे नंबर से वो भी अभी भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है भाई? क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, अर्चिल भैया आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का वो कंटेंट, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक नई सीरीज में, जिसको हम एक नया नाम देने वाले हैं, जिसको हम पावर सीरीज नाम देंगे, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई लास्ट ईयर इसी सीरीज में से, पावर सीरीज में से बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्स में एज इट इज उठ के आ गए थे। तो यही सीरीज 2026 के लिए भी मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दी। चैप्टर्स बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है, कुछ वीडियोस में मैं 2 से 3 चैप्टर्स भी एक साथ कवर कर सकता हूँ। फिलहाल एक ही चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे लाइन से वीडियोस आने वाले हैं, फटाफट एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं भाई एक चीज याद रखना, जो लोग बोलते हैं कि बस थोड़ी देर का वीडियो देख लूंगा तो कुछ नहीं होना भाई, अब समय आ चुका है कि डिटेल वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक वीडियो ऐसा दिख जाए जिसमें सारी चीजें जो एग्जामिनेशन में आएगी ही आएगी वही मिले, तो कुछ बाहर से ना मिले, तो कुछ एक्स्ट्रा ना मिले, तो ये वही सीरीज है। अजल भैया की पावर सीरीज है ये आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आधा देखने की गलती मत करना। ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, भूलना मत। अब सुनो कि क्या होता है ना, इस एक ही वीडियो के इस एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा हूं क्लास 10th के सारे पार्ट्स। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके लास्ट जितने चैप्टर है वही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं मैं। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरोसा ना हो ना भाई तो जाके लास्ट ईयर की मेरी वो देख लेना तुम लोग, रील्स या शॉर्ट्स देख लेना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ही, कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन में हर्षल भैया ने बोली और वो एज इट इज आ गई थी। बस भाई बोर्ड लैंग्वेज के आंसर्स इसी वीडियो में मिलेंगे, इसी सीरीज में मिलेंगे, और एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लॉजिक, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को बस इनको देखते जाओ, इनसे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा, तो पीडीएफ और नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियोस देख लो, तुम्हारी पूरी साल भर की पढ़ाई खत्म हो जाएगी इन 4-5 वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो हेलो मेरे दोस्तों, अगर तो पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो तो मैं हूँ हर्षल भैया, और आप देख रहे हो साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। और अगर तुम साल भर नहीं पढ़ पाए तो खुद को दोष मत दो मेरे भाई। अगर आज एक डिसीजन तुम लेते हो कि इस वीडियो के एंड तक मैं पूरा साथ दूंगा अशु भैया आपका, तो भाई मेरी गारंटी है कि बोर्ड्स एग्जाम में तुमको मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटीड। हर एक चीज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास आएगी। तो पावर सीरीज में वेलकम हर्षल भैया के चैनल में, और ये नई सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, कि पावर सीरीज आ गई है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें सिर्फ बोर्ड्स रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है, सिर्फ बोर्ड्स रिलेटेड, बोर्ड्स की स्पेसिफिक, ताकि बोर्ड्स में हमें प्रॉब्लम ना आए, कैसे आंसर लिखना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलो भाई, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई इसी से शुरुआत होगी, क्योंकि चैप्टर 1 यही है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे वीडियोस में
बेसिक्स तो पढ़ा रखे, अब हम थोड़ा बोर्ड लेवल पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है भाई, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच one or more substances reacted to form a new substance with different properties। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिला, दोस्ती करी, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये केमिकल रिएक्शन होती है भाई। जैसे जब आयरन हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसपे जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो रस्ट आयरन को वीक बनाता है, प्रॉपर्टी चेंज हुई। उसका कलर चेंज करता है, प्रॉपर्टी चेंज हुई। यहाँ आयरन एक नया ही सब्सटेंस बना रहा है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब कई सारी चीजें एक ही चीज के अंदर चेंज होती जा रही है मेरे भाई। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। क्या होती है भाई, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना। प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, सबसे पहले कि इसको अपन पता कैसे करें कि ये केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हुई है। सीबीएसई में अक्सर ये पूछा जाता है, तो हम बताइए अब। तो चलो मेरे भाई, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या जवाब दोगे, मैं बताता हूँ क्या जवाब देना है। कि भाई सबसे पहले चेंज इन कलर होता है। एग्जांपल, आयरन रस्टिंग में ग्रे आयरन जो मतलब ग्रे आयरन जो रहता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है भाई, जिंक और डाइल्यूट HCl मिलते हैं तो इनमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो बर्निंग मैच स्टिक से पॉप साउंड करती है। पॉप, इस आवाज आती है ना भाई माचिस से, वही होता है ये। फिर टेम्परेचर चेंज होता है। क्विक लाइम CaO एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है भाई, क्विक लाइम की रिएक्शंस। तो क्विक लाइम में पानी डालने पर हीट रिलीज होती है और कंटेनर गर्म हो जाता है। और क्विक लाइम की सारी रिएक्शन जो अगले चैप्टर्स में भी आएगी वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखना भाई। फिर बात करते हैं अगला टॉपिक है ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई। अब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रेसिपिटेट मतलब होता है कोई भी रिएक्शन में एक्स्ट्रा चीज गिर गई, छूट गई, ओके वही। तो सोडियम सल्फाइड और बेरियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मिक्स करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है। ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए, भूलना मत मेरे भाई। और ये जो ऊपर की लाइन है ये इंडिकेट जो करे हैं हमने केमिकल रिएक्शन के चेंजेस, वो एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो भूलियो मत। 5 बोला, अच्छा भैया आपने बताया। फिर अपन समझते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल प्रोसेस होती है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं H2 और O2 मिलके H2O बनाते हैं। और इसी को लिखना H2 और O2 को केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे H2 लिखा फिर O2 लिखा, साथ में मिलके H2O बनाया। फिजिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, गिल पीला, तो वो रिएक्शन है और उसको लिख दिया, कॉपी पेन से लिख दिया वो इक्वेशन। ठीक है भाई। तो a chemical equation represents a chemical reaction using symbols and formulas। इसकी सिंपल से डेफिनेशन ये है, तो भूलना मत एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो अब भाई बैलेंसिंग की बात करते हैं। अब मुझे मान लो एक कपल है, मान लो एक अपना मित्र है, एक अपनी मित्री है। दोनों के बीच में बहुत प्यार, बहुत ट्रस्ट, बहुत खुश है दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन एक चीज की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग में इन लोगों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। प्यार मतलब 1 नंबर, प्यार और ट्रस्ट 1 और 2 नंबर, प्यार और अंडरस्टैंडिंग 3 नंबर। तो 1 2 3 चीजें लड़के के पास है, अंडरस्टैंडिंग लड़की के पास नहीं है। तो उसके पास तो 2 ही उंगली है, प्यार की और ट्रस्ट की। उसको क्या चाहिए बैलेंस करने के लिए, तीसरी उंगली यानी अंडरस्टैंडिंग। तो एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब बैलेंस करना हो तो तीनों उंगली कैसी होनी चाहिए, बराबर। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जस्ट 1 2 दिन में। वो भी चैनल पर आ जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। एग्जामिनेशन में बैलेंसिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं इसको ज्यादा भाव अभी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, हम मेन चीजों की जिससे बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये बैलेंसिंग हो गई, इसके लिए वीडियो आएगा, मना नहीं है।
लाऊंगा, बैलेंसिंग सिखाऊंगा, कैसे करते हैं दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे लाते हैं, दोनों तरफ बराबर बैलेंस बना के रखने को। ठीक है भाई, आगे टॉपिक पे चलते हैं, आगे टॉपिक पे चलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस तो होती है लेकिन इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अपन टाइप समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन है जिसमें एक और दो मिलके एक ही बनाते हैं। तो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से मिलता है तो एक बड़ा प्रोडक्ट बनता है। जैसे CaO और H2O मिलके CaOH2 बनाते हैं। ओके मेरे भाई, तो ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन इसका, क्विक लाइम और वाटर मिलकर स्लेक्ड लाइम बनाते हैं जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। इस साल एग्जामिनेशन में आ रहा है। छे, कुछ भी अजल भैया, आपने फेंका हमने पकड़ लिया, कुछ भी बोलते हो हैं? आ गया तो है, ऐसी ऐसी आ जाएगा एग्जामिनेशन में। अरे बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इससे बता रहा हूँ, बाकी तो है बाजी, पढ़ना है वरना तुम्हारे ऊपर। तो मेरे भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। अब ये कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है। उसमें दो जुड़ के एक बड़ा बना रहे थे, इसमें एक बड़ा प्रोडक्ट टूट के दो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बना देता है। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थोड़ा थोड़ी मच रही है, तो भाई इसके कुछ टाइप्स हुए। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब यहाँ पर हीट का यूज हो रहा है, मतलब गर्माहट का यूज हो रहा है। जैसे CaOCO3 था, इसने टूट के बनाया CaO प्लस CO2। और कैसे टूटा? हीट देने पर। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। भाई H2O टूटता है जब उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं H2 और O2 में। ये आगे हम चैप्टर में समझेंगे कैसे टूट रहा है। फिर अपन देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब Ag और Cl चिपके हुए थे, ये दोनों टूट के बनाए Ag प्लस Cl2। ये टूटे सनलाइट के कारण। किसके कारण टूटे भाई? सनलाइट के कारण टूट गए। और मेरे भाई बोर्ड्स के लिए बता दूं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन में। ठीक है भाई। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। पहले तो अपन समझते हैं होती कैसे। भाई समझो, एक बंदा है और एक कपल है। एक कपल में एक लड़की है, मान लो। लड़की को वो बंदा जो दूसरा वाला था वो ज्यादा अच्छा लग गया, तो उसने क्या करा, अपने प्रेजेंट वाले को धोखा दिया और दूसरे वाले के साथ चली गई। मतलब इसमें ऐसा हो रहा है कि आपस में एक्सचेंज हो रहा है। मतलब जैसे देखो एग्जांपल, Zn प्लस COSO4, Cu और SO4 चिपके हुए थे, लेकिन अब Zn और SO4 चिपक गए। Zl SO4 के साथ चला गया और CO जो SO4 के साथ चिपका हुआ था वो अलग हो गया। धोखाधड़ी का काम हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है। ZnCu से ज्यादा रिएक्टिव है तो SO4 इसके साथ आके चिपक गया, धोखा दे दिया। वैसे ही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन विच ions of two compounds exchange their positions to form new compound। मतलब नए कपल के लिए पुराने दो कपल्स ने आपस में अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिया। जैसे भाई Na2SO4 के साथ था और BaCl2 के साथ था, तो Ba ने क्या करा, Na2 को बोला तेरा SO4 दे दे, और Na ने क्या करा, इसको बोला चल मैं तो सिंगल हूं तो तेरा Cl मुझे दे दे, भाई हम कपल एक्सचेंज कर लेते हैं। इसमें फॉर्म होता है व्हाइट कलर का सॉलिड जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। MCQ में भी पिछले साल पूछ ली थी। MCQ में पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, गेस करो। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, इसमें दो में तोड़ दिया। ये सारी चीजें। अगला टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन है भाई, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिडक्शन में क्या होता है भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाइड्रोजन आता है और उसमें जाता है। ओके मेरे भाई, समझ आया। बोर्ड्स का फेवरेट बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक है ये वाला, जिसमें ये MgO के बारे में पूछते हैं। मैग्नीशियम
burns in oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबिन की कहानी आएगी एग्जाम में। Mg+O मिल के बना रहे हैं MgO, मतलब मैग्नीशियम यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीजन यहां पर रिड्यूस हुआ। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, मतलब हमेशा साथ साथ होते हैं। ओके मेरे भाई, फिर अपन समझते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारी बोर्ड की चीजें बता रहा हूँ भाई तुमको, बोर्ड वाली चीजें है ना, बोर्ड में आती है आती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो। जैसे रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है भाई, फूड प्लस ऑक्सीजन जो हम खा रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, साथ में क्या बना रहे हैं, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब हम गरम गरम हवा छोड़ रहे हैं नाक से, गरम हवा भारत में क्यों आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट अंदर आती हो, जैसे प्लांट सनलाइट को अंदर खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, फोटोसिंथेसिस सुना होगा आपने, फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है CO2 प्लस H2O, साथ में मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज प्लस O2, और सनलाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, गर्माहट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है भाई, भूलना नहीं है अपने को, इंपॉर्टेंट है। फिर समझते हैं कोरोजन क्या होता है भाई। कोरोजन सिंपल सी प्रोसेस है भाई, कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, मतलब आयरन पे जंग लग जाना, लोहे पर जंग लग जाना। कैसे होता है ये भाई, आयरन रस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब थोड़ी सी नमी, गीलापन के कारण आयरन पर क्या जम जाती है, रस्टिंग जम जाती है। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं भाई, हम जानते हैं मेटल कमजोर हो जाता है, पैसों का इकोनॉमिक लॉस होता है, वे लोहा खराब हो गया, क्या काम का, इकोनॉमिक लॉस होता है। स्ट्रक्चर्स अनसेफ होते हैं, ब्रिज है भाई, मान लो ब्रिज लोहे का बना हुआ, उस पे जंग लग गया तो उसकी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यही होता है भाई। तो रस्टिंग इज कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का जो रस्टिंग है वही कोरोजन है, कोरोजन ही रस्टिंग है, रस्टिंग मतलब जंग लगना। फिर अगली चीज इस टॉपिक पे रेसिडिटी भाई, हाँ रेसिडिटी शायद आ गई क्या स्क्रीन के ऊपर, देख लो। रेंसिडिटी की बात करते हैं भाई। रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। भाई चिप्स का पैकेट पैकेट बहुत दिन तक अगर ओपन रहता है तो उसमें किसी गंदी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है, अनप्लेजेंट सी स्मेल आने लगती है, ठीक है, वही होता है रेंसिडिटी का काम। इसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, एयरटाइट कंटेनर में चिप्स को रख देते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं उसके अंदर, और पैकेट्स के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। मैं इसी के साथ चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म। तो देखो चैप्टर नंबर 2 देख लो स्क्रीन के ऊपर, शायद डिस्प्ले ऑलरेडी हो गया है कि होने वाला है, देख लियो भाई हो गया है शायद, है ना। तो चलो चैप्टर 2, क्या नाम है भाई चैप्टर 2 का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, बहुत बोरिंग है, मैं अभी से बोल रहा हूँ भाई, तो कान पकड़ के सॉरी पहले से। तो चलो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सबसे पहले पढ़ते हैं भाई, बोरिंग लेकिन हर्षो भैया यार इसको बहुत इजी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे, तो टेंशन नहीं लेनी का। तो एसिड समझते हैं, आ जाओ। एसिड क्या होता है भाई, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which produces hydrogen ions, यानी H प्लस ions when dissolved in वाटर। मतलब जब कोई सब्सटेंस पानी में घुलता है या मिक्स होता है और H प्लस आयंस रिलीज करता है तो उसे ही एसिड कहा जाता है। और इन्हीं H प्लस आयंस की वजह से एसिड का ट्रू नेचर आता है, जैसे वो सॉर टेस्ट करता है, खट्टा टेस्ट करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, फिर से बोल रहा हूं ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो वो कोरोसिव भी होता है, मतलब जंग पैदा कर देता है, कोरोजन पैदा कर देता है। ठीक है भाई, एक ड्राई एसिड होता है जो विदाउट वाटर होता है, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है, मतलब एसिड को हमेशा पानी की जरूरत पड़ती है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी वाले सॉल्यूशन में ही क्यों अपना नेचर शो करते हैं, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि H प्लस आयंस के कारण ये हो रहा है। ठीक है भाई, अब एसिड के होते हैं कुछ टाइप्स। एसिड का पहला टाइप नेचुरल एसिड, मतलब एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स हो गया,
वाटर हो गया, मिल्क हो गया, अपन हाँ मिल्क, ये नेचुरल एसिड कहलाते हैं। ये एसिड्स नेचर में नेचुरली मिलते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, वर्ड ऑर्गेनिक एसिड्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये वीक एसिड्स होते हैं, ज्यादा ऐसे वो नहीं होते बहकर, पर काम आते हैं कभी कभी। जैसे एसिड के अपन बात करते हैं कुछ टाइप्स इसके। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड जो स्पिनच में मिलता है, एक एसिडिक एसिड होता है जो विनेगर में मिलता है, एक सिट्रिक एसिड होता है जो लेमन में मिलता है, और एक टार्टरिक एसिड होता है जो टैमरिन में मिलता है, और लास्ट लैक्टिक एसिड बहुत पॉपुलर है, सुना होगा, लैक्टोज टॉलरेटिंग टॉलरेट लोग होते हैं आजकल, जेनजीज हमारे, है ना। तो लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। कर्ड मतलब दही तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो नेचुरल हो गए। अब अपन बात करते हैं एक सॉल्यूशन की जिसको अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। मतलब सम बेसिस, बेस की बात कर रहे हैं, बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जो बेस वाटर में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयंस देते हैं वही अल्कली कहलाता है। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना भाई। एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए पहले ही बता दिया कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ठीक है भाई, बेस की बात कर रहे हैं पर उससे पहले वापस से एसिड पे आते हैं कि भाई एसिड 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 की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे पहचाने हम एसिड को, कि क्यों है, कहां से है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो द रिएक्शंस दैट शो द केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मतलब एसिड्स अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे भाई मेटल के साथ करो तो मेटल कार्बोनेट्स के साथ करो, मेटल ऑक्साइड्स के साथ करो, बेसिस के साथ करो। भाई बोर्ड है ना, यही रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस को एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है भाई, तो आओ चलो यही रिएक्शन समझते हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, तो भाई सबसे पहले एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर से बोल रहा हूं भाई, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। ओके भाई, और इसमें गैस निकलती है जो हाइड्रोजन गैस कहलाती है। रिएक्शन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई होगी ऑलरेडी। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, इसको याद कर लो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने पर पॉपअप साउंड आता है। क्या का साउंड आता है भाई? पॉपअप साउंड आता है। तो ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए, पॉपअप साउंड वाले क्वेश्चंस बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सस्ते एसिड की। क्या ये स्क्रीन के ऊपर आने वाला है? आ चुका है। ठीक है भाई, तो डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं। वो होता है भाई कि एन एसिड containing a large amount of water and a small amount of acid is called a dilute acid। मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो और एसिड कम हो। तो ये एसिड क्या करता है, मतलब जो हार्मफुल नेचर होता है जलाने वाला, वो हल्का कर देता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड लैब में यूज किए जाते हैं क्योंकि इसमें वाटर ऐड करते हैं ताकि हीट कंट्रोल में रहे और लैब्स में लोगों को प्रॉब्लम ना आए ज्यादा। ठीक है, वो सेफ साइड पे अपना काम करते रहे अच्छे से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी दोस्ती कैसे होती है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर और इस बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना भाई, याद रखना, बहुत जरूरी, बहुत बोरिंग पर बहुत जरूरी। क्या हो रहा है भाई, इस रिएक्शन में हमेशा CO2 गैस निकलती है, और रिएक्शन फिर से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुकी है। Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस साथ में निकल रहा है H2O प्लस CO2, और CO2 को लाइम वाटर से पास करने पर वो मिल्की हो जाता है। ये मिल्की होने वाला पॉइंट एग्जाम में ध्यान रखियो, भूलियो मत। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जी। ठीक है भाई, तो CO2 लाइम वाटर में पास करने पर मिल्की हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। अब अपन बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड में क्या हो रहा है भाई, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वापस वही कहानी आ गई कि भाई मेटल ऑक्साइड यानी मेटल और ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में,
तो एसिड उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है भाई? न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे CuO प्लस HCl गिव्स CuCl2 प्लस साथ में वाटर रिलीज करता है। तो वाटर भाई H2O हमेशा रिलीज हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस शो देयर एसिडिक और बेसिक नेचर ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो भाई क्या होता है, वाटर आयंस को तोड़ के H प्लस या OH माइनस बनाता है, इसीलिए ड्राई HCl गैस एसिडिक नहीं होती है भाई। तो ध्यान रखना, ड्राई एसिडिक गैस क्या नहीं होती है, समझ आओ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई इस टॉपिक पे। हाँ, तो भाई अगला टॉपिक आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये क्यों, क्या हो गया भाई, ये अटक क्यों रहा है? क्या ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है? मेरे बोलने से पहले डिस्प्ले हो गया हो तो कमेंट में बताइए मेरे को कि हुआ है कि नहीं भाई, क्योंकि यहाँ ग्लिच मार रहा है अभी फिलहाल में। ठीक है भाई, तो अपन आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ गया शायद। तो अपन बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। एसिड और बेस की दोस्ती कराते हैं ऑब्जर्व। तो a reaction between acid and a base to form a salt and water is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन ध्यान रखना भाई, एसिड का इफेक्ट प्लस बेस का इफेक्ट कैंसल कर देता है उसको। क्या कर देता है भाई? कैंसल। और साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? ये न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं जो कोई काम का नहीं, बीच में रहता है। HCl को NaOH से जोड़ दो तो NaCl प्लस H2O बनता है। ध्यान रखियो भाई, ध्यान। जिसमें H आ जाए वो एसिड, जिसमें OH आ जाए वो बेस। इतना ध्यान रखो, ये ट्रिक है, इजी ट्रिक है, एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझते हैं क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, a reaction in which an acid and base neutralize each other is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, तो ये डेफिनेशन मैंने तुमको बता दी। एक और एग्जांपल डेली लाइफ का लेते हैं कि भाई एंटासिड जो हमारी डाइजीन की गोली आती है ना, तो एंटासिड स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमारी पेट की एसिडिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, हमको है ना बड़ा अच्छा फील होता है ना। ठीक है भाई, अब अपन डाइल्यूशन समझते हैं। तो डाइल्यूशन डिक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस बाय एडिंग वाटर है। क्या क्या हर्षल भैया क्या बोले? देखो भाई, समझते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें पीएच, एसिड का जो पीएच होता है वो चेंज होता है, स्ट्रेंथ कम होती है और रिएक्शन सेफ हो जाता है। अब पीएच क्या होता है आगे समझते हैं, फिलहाल ये समझ लो। ठीक है, उससे पहले इंडिकेटर समझते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है। तो सब्सटेंस दैट इंडिकेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर और स्मेल आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है नेचर में, वो समझते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा ऑल्फैक्टरी, तीसरा सिंथेटिक और चौथा यूनिवर्सल। अब ये क्या है आओ समझते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ये नेचर में मिलते हैं, प्लांट्स या नेचुरल सोर्सेस से। ये एसिड और बेस में कलर चेंज करते हुए पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि एसिड है या बेस। अब जैसे लिटमस एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू। टर्मरिक बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। टर्मरिक मतलब हल्दी। ठीक है भाई, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर ऑल्फैक्टरी यानी सूंघने वाले, जो हमारी स्मेल पावर से बताते हैं। बेस में इनकी स्मेल गायब सी हो जाती है और एसिड में इनकी स्मेल रह जाती है। एग्जांपल लेते हैं, ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल है ना, अपना अपना लौंग का जो तेल होता है। फिर आने तीसरे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैन मेड केमिकल से बने होते हैं। इनका कलर चेंज होता है, बहुत क्लियर चेंज होता है, मतलब एकदम क्लियर दिखता है। जैसे फिनोप्थिलिन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में ये पिंक हो जाता है। फिर मिथाइल ऑरेंज आता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मिथाइल ऑरेंज देख लो भाई, स्क्रीन के ऊपर फोटो भी डिस्प्ले कर दिया है आपके लिए। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज एग्जाम के लिए बहुत जरूरी, ध्यान रखियो भाई। फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर होता है। ये डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे डिफरेंट कलर्स दिखाता है। इससे हमें पता चलता है एसिड है या बेस है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसी पावर बताता है। तो ये जो स्केल बनती है, ये बनती है 1 से 14 के बीच में, और यही पीएच बताती है। तो चलो पीएच समझते हैं भाई
कि पीएच होता क्या है, कब से हर्षित भैया पीएच पीएच कर रहे हो आप? तो पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। भाई पीएच स्केल 0 से 14 के बीच में होती है। तो जो 7 उसके बीच का पार्ट होता है 7, 7 से छोटा होता है तो वो एसिडिक होता है, बड़ा होता है तो वो बेस होता है, और बीच में होता है तो वो न्यूट्रल होता है। छोटा एसिडिक, बड़ा बेस, बीच में न्यूट्रल। छोटा एसिडिक, बड़ा बेस। ए बी देख लो भाई, ए पहले आता है तो स्केल में पहले की तरफ ए, पीछे बी आता है तो बी। भाई ए बी ऐसा चलने दो भाई, जिधर ए आएगा ए बी सी डी लिखना तुम, और जिधर ए है उधर एसिडिक है, जिधर बेस है 7 के उधर बी लिख दो, तो ए बी सी डी वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, अल्फाबेट्स तो सीख लिए होंगे, 10th में आ गए हो है, आगे होगी ए बी सी डी जेड। ओके ठीक है भाई, तो ये पीएच को याद रखने की ट्रिक है। पहले ए आएगा मतलब छोटा, फिर बी आएगा यानी बड़ा। तो छोटा नंबर एसिडिक, बड़ा नंबर बेस का आता है। अब मेरे भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्ट ने पढ़ाई नहीं, एसिड बेस समझ लिए, सॉल्ट की बात करते हैं। आओ चलो, सॉल्ट क्या होता है? तो salts are formed when an acid reacts with a base। हम ऑलरेडी जान चुके हैं, एसिड और बेस का मिलन सॉल्ट बनाता है। चल भैया क्या बोल गए आप, मजा आ गया। तो भाई देखो, सॉल्ट एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं क्योंकि बुक में दिया नहीं है, तो मैं बता के क्या करूं। उससे पहले समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट पाउडर होता है जो एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर का, इस बार एग्जाम के लिए CaOCl2। CaOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड वालों का फेवरेट सवाल है भाई ब्लीचिंग पाउडर और इसकी यूजेस बता दिया। डिसइंफेक्टेंट होता है और ब्लीचिंग के लिए यूज होता है ना। अब अपन समझते हैं कॉस्टिक सोडा क्या होता है। भाई कॉस्टिक सोडा is a strong base used in many industries। इसका फॉर्मूला NaOH, और इसको बनाया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस से। किससे बनाया जाता है भाई? क्लोर अल्कली प्रोसेस। परीक्षा के लिए याद रखना, एग्जाम के लिए भूलना नहीं भाई, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है। फिर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड इन बेकिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फिर से देख लो भाई क्या होता है, देख लो अच्छे से देख लो। हाँ, तो भाई बेकिंग सोडा के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज किया गया। तो बेसिकली बेकिंग सोडा जब रिलीज होता है तो वो CO2 गैस छोड़ता है, और CO2 गैस क्या करती है, आग के अंदर वाली ऑक्सीजन को बाहर धक्का मारती है। ठीक है। अब जैसे ही बाहर धक्का मारा तो आग लगने का, फायर का सबसे मेन सोर्स ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन बाहर चला गया तो आग बुझ जाती है, और यही आग बुझने के बाद बेकिंग सोडा अपना काम कर जाता है। तो इसीलिए उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है। बड़ा लेवल पे बड़ी मात्रा में वो CO2 रिलीज करता है। ठीक है भाई। तो एग्जाम में इस बार असर्शन रीजन, तुम्हारा MCQ या कहीं भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के लोग पूछ लेंगे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा का यूज क्यों होता है। तो भाई ने तुमको बता दिया है, एग्जामिनेशन में भूलना नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देख लो। फिर हमारे घरों की छतों के बारे में बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम क्या होता है? तो देखो भाई, जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस छत पे लगता है, अपने घरों पे दिखा होगा। तो देखो कुछ नहीं है, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन जिप्सम को हीट करते हैं तो वो बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर। MCQ का सवाल आता है कभी कभी, है ना, 1-2 साल पहले आया भी था, तो बता दिया मैंने तुम लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो क्रिस्टलाइजेशन, अभी नाम लिया मैंने 2 मिनट पहले, क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन, आओ चलो समझते हैं। तो मेरे भाई, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। आपने वो देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में जाते हैं और गरम गरम पानी लेते हैं अपने उसमें कप में, और एकदम से हवा में उड़ाते हैं तो वो बर्फ मिल जाता है। वही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। इस प्रोसेस से इम्प्योर सॉल्ट्स को प्योर बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगला चैप्टर पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। तो भाई लोग, तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आयरन से ही ब्रिज क्यों बनाया जाता है?
कॉपर से ही वायर क्यों बनाए जाते हैं? गोल्ड पे जंग क्यों नहीं लगता? गोल्ड पे जंग क्यों नहीं लगता? है ना? लेकिन आयरन पे लगता है, दोनों मेटल है। और अगर आज का इस वीडियो में तुम मेटल नॉन मेटल समझ लोगे ना, तो एग्जामिनेशन में तुम लोगों को आएगा मजा, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक, अंदर अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं इसमें से। तो चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं बोर्ड्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ। चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले समझते हैं भाई मेटल क्या होता है ना? तो मेटल मतलब लोहा, है ना? मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से छोड़ देते हैं, ठीक है? और ये बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। और मेटल की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज देखी होगी आपने। मेटल कैसा दिखता है भाई? शाइनी दिखता है, चमकीला चमकीला, हार्ड होता है, कड़क मस्त होता है ना? और इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे हीट हो, उसका एक गुड कंडक्टर होता है, हीट को पास होने देता है ना? एग्जांपल इसके आयरन, Fe हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेटल है भाई, है ना? तो एक बोर्ड के लिए डेफिनेशन सुन लो, मेरी तरफ से सुन सकते हो तो सुन लो, लिखना हो तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी। Metals are elements which lose electrons to form positive ions and show metallic properties, है ना? ऊपर कैप्शन के बटन पे से कैप्शन दबा दियो तो नीचे लिखी हुई आ जाएगी, तुम पॉज कर करके लिखते जाओ, आगे पढ़ते जाओ, ठीक है? तो मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम कैसे पहचाने की ये मेटल? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं, चमकीला होता है, लेकिन साइंस बोलता है इसको लस्टरस, कि भाई मेटल चमकते हैं क्योंकि उनकी सरफेस लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसको बोलते हैं लस्टर होना। क्या होना है भाई? लस्टर। चमक को लस्टर बोलते हैं। लेकिन भाई सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी चीज है जो नॉर्मली डल दिखते हैं क्योंकि वो हवा में रिएक्ट हो जाते हैं, हवा में विलुप्त हो जाते हैं, तो उनमें चमक थोड़ी सी कम हो सकती है। फिर हार्डनेस, कि भाई ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, हम जानते हैं, जैसे आयरन बहुत हार्ड होता है, लेकिन वहीं फिर सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, है ना? ये नाइफ से भी कट हो जाते हैं। और एक और मेटल है जो वो लोग कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लिक्विड होता है, तो बताओ कौन सा है? फिर तीसरी प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी, मतलब मेटल्स को हम थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में हैमर से पीट कर पतला कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं उसकी। जैसे आपने गोल्ड फॉइल देखी होगी, रोटियों में एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है ना? स्कूल से टिफिन में लेके जाते हो तुम लोग, कभी तो पता होगा तुम लोगों को कि भाई ये होती है। लेकिन जिंक ब्रिटल होता है ना, तो जिंक को अपन मेलिएबल नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स में यूज होता है भाई, तो कॉपर को डक्टाइल बोल सकते हैं क्योंकि वो वायर में जा रहा है। फिर एक कॉमन पॉइंट हम सब जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है भाई। एल्यूमिनियम यूटेंसिल में यूज होता है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर, है ना, वायर्स को यूज करते, वायर में यूज करते तो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर हो गया। और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना कि मेटल्स हाई टेम्परेचर पे, बहुत गर्म टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो पाते हैं, ऐसे मोम जैसे नहीं होते कि कभी भी मेल्ट हो गए, ठीक है? तो ये मेल्टिंग प्रॉपर्टी हो गई इनकी। अगला पॉइंट सोनोरस। तो सुनो भाई, सोनोरस ध्यान रखना, भूलना मत, बहुत कम लोगों को पता होता है सोनोरस। तो देखो भाई कुछ नहीं होता, मेटल कैसी आवाज करता है? टन 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 टन। तो वो जो टंग 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 की आवाज है वही कहलाता है सोनोरस साउंड। तो मेटल सोनोरस साउंड क्रिएट करता है। ये तो हो गई भाई फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, भाई बहुत सारी चीजें। अब अपन बात करते हैं, आगे चलो आगे चलो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई ये थोड़ा आप साइंस की तरफ जाने पड़ेगा। तो देखो, मेटल का रिएक्शन कराते हैं अब हम। मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल, एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक, Mg+O2 मिलके बनाते हैं MgO। एग्जाम वालों का फेवरेट है, ठीक है? तो Mg मेटल, O2 ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, ठीक है? अब मेटल को पानी में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
स्क्रीन पे क्या तुम लोगों को डिस्प्ले हो गई है क्या भाई? रिएक्शन डिस्प्ले हो रही है क्या? सारी एक साथ हो रही है कि 1-2 हो रही है? मुझे पता नहीं चल रहा है यार। जो भी हो रही है देख लो भाई, ज़ूम करके देख लेना। जैसा भी हो रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना? तो देखो अपन शायद सारी एक साथ ही डिस्प्ले हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। कोई बात नहीं, चलो अटल भैया दिखा देंगे तुमको बाद में जो भी है ना? तो अब देखते हैं अपन कि भाई Na H2O दिख रहा है क्या? तो भाई अपन बात कर रहे थे मेटल और वाटर को मिला दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसकी रिएक्शन ये रही, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2IX रिलीज कर पाए। याद कर लो, इसको याद कर लो, बना तो तुम पाओगे, मुझे पता है तो रेटी याद। ठीक है, फिर मेटल को एसिड से जोड़ देते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो ये बनाता है साथ में सॉल्ट और हाइड्रोजन। रिएक्शन स्क्रीन के ऊपर है। Zn यानी जिंक को HCl से जोड़ो तो ये ZnCl2 प्लस H2 रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक भाई एक अलग चीज आती है, नाइट्रिक एसिड। ये जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। और भाई अगला टॉपिक बोर्ड्स के लिए फेवरेट, लास्ट ईयर भी आ गया था, है ना? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोर्ड वाले पता नहीं कहां से अंदर जो घुस के ढूंढ के लाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब समझते हैं अपन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे और मेटल नॉन मेटल दोनों की वो बताए भाई प्रॉपर्टी शो करे, है ना? इसके दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है Al2O3 और एक होता है ZNO। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए जरूरी जरूरी है ये। ओके भाई, तो Al2O3 और ZNO। ओके भाई, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर भी आ गए थे, इस साल भी शायद पूछे जा सकते हैं। तो ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी है। सबका HCl से मिलन करवाया, पहले एसिड के साथ फिर बेस के साथ मिलन करवाया। तो वो मेटल्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए वही कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना? बोर्ड्स का ये फेवरेट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो कोई से भी सेट में आ जाए, कभी भी आ जाए, तो बता देना अचल भैया को कमेंट करके कि भैया ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, है ना? फिर बोर्ड वालों को अगला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल फेवरेट ही होता है बोर्ड्स का, क्योंकि मुश्किल है। तो मेटल नॉन मेटल में अगला उनका फेवरेट होता है रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड। तो भाई मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी दिख गई क्या स्क्रीन पे? मेटल की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है, जिसमें सबसे ऊपर Na, फिर Mg, फिर Zn, फिर Fe, फिर Cu, फिर Ag। क्या ये दिख गया है क्या? तो भाई हो गया, डिस्प्ले हो गया। हाँ 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 भाई, अपने एडिटर साहब ने बोल दिया डिस्प्ले हो गया तो हो गया है। चलो ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर Na, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag, ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उस हिसाब से। तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव। ठीक है भाई, तो रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कहाँ आता है? रिएक्टिविटी सीरीज का यूज आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, मतलब मेटल को निकालने की प्रोसेस में, है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में और कोरोजन के प्रिवेंशन में। कोरोजन क्या होता है अपन इस चैप्टर में अब अच्छे से समझने वाले हैं। तो समझो भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर देख लो, एक छोटा सा टॉपिक है बीच में ले आया, सुन लो। क्या होता है भाई, सोडियम और पोटेशियम ये वायलेंट रिएक्शन करते हैं, इसीलिए केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर किया जाता है। तो इसकी भी तुम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लो, Na+H2O, NaOH+H2+Heat। याद रखना है, इस एग्जाम के लिए भूलना मत, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसे फटफट फटफट बता रहा हूँ। फिर कैल्शियम थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, तो Ca+H2O मिलके बनाता है CaOH2+H2। भाई वाटर मिल्की हो जाता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। फैक्ट्रीज में देखा होगा तुमने मोस्टली कि पानी ऐसा मिल्की मिल्की हो जाता है, वो ये भाई के कारण हो रहा है। ठीक है, अब मेटल की रिएक्शन एसिड से करते हैं, तो चलो Fe को हमने H2SO4 के साथ छोड़ दिया, तो ये करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में पढ़ी थी, बता दो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बना रहा है FeSO4 और H को बाहर छोड़ देता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ, वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम कम है क्योंकि। तो चुपचाप देखो वीडियो, ओके वीडियो देख लो, डांट दिया अर्जुन भैया ने आज। ठीक है, चलो मेटल की बात तो हुई, अब अपन नॉन मेटल समझते हैं। तो भाई वो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, यही होता है नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, और इनकी प्रॉपर्टी सिंपल है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल है। ये डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, बेचारे ज्यादा हीट है तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कम कर पाते, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी से पिघल जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम में कभी इधर उधर से पूछ ले कि कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉन मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, नॉन मेटल जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वही कहलाता है ग्रेफाइट। ओके भाई, फिर अपन एक टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो भाई जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा गेन करे, तो जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे NaCl, तो Na प्लस है, Cl माइनस होता है, दोनों मिल गए तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा Na और Cl, तो NaCl बन गया। फिर आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है भाई, फिजिकल नेचर इनका हार्ड और ब्रिटल होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनके बीच में, बहुत स्ट्रांगली एज चिपके होते हैं। फिर अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, भाई वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल नहीं होते। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सॉलिड स्टेट में ये नहीं करते, मोल्टन या एक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ये करते हैं। ओके, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर अपन बात करते हैं भाई मेटल नॉन मेटल तो हो गए, अब अपन देखते हैं एक्चुअल इधर, इधर देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि भाई ओर्स और एक्सट्रैक्शन क्या होती है, कि भाई मेटल को बाहर कैसे निकाला जाता है और ये कहां से निकलते हैं। तो भाई ओर्स से मेटल निकलते हैं, मिनरल होते हैं ओर्स, जिसमें मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, मतलब मेटल को बाहर निकाला जा सके। एग्जांपल है इसका बॉक्साइट, बॉक्साइट में से निकालते हैं हम एल्यूमिनियम को। उससे पहले एग्जाम वालों का फेवरेट टॉपिक सीनामार और कॉपर ग्लेंस देख लो क्या होता है। तो सीनामार एक ऐसी वस्तु है जिसका फॉर्मूला होता है HgS। सीनामार एग्जाम के लिए जरूरी है, तो HgS, इसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये बनाता है HgO और साथ में SO2। ओके भाई, और जब रिडक्शन करते हैं इसमें तो HgO प्लस, ये मतलब मिलके बनाता है Hg प्लस O2। तो ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, चलो कॉपर ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो कॉपर ग्लैंड्स भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कॉपर ग्लैंड्स का फॉर्मूला होता है Cu2S, कॉपर ग्लैंड्स Cu2S कहलाता है। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े टॉपिक में। चल, तो ये दो चीजें छोटी छोटी सी मैंने तुमको बता ली है कि भाई ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। क्या भाई, सीनावर और कॉपर ग्लैंड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वापिस आते हैं अपन, चलो आएगा भाई स्क्रीन पे। हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है रोस्टिंग और एक होती है कैल्सिनेशन। तो भाई रोस्टिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें सल्फाइड ओर से अपन मेटल बाहर निकालते हैं, यानी जिंक जिसमें S यानी सल्फाइड जुड़ा होता है वो छोड़ता है, ZnO में निकाल देते हैं, उसको अपन ZnO बना देते हैं। कैल्सिनेशन उनके लिए यूज होता है जिसमें कार्बोनेट ओर्स पाए जाते हैं, तो C से कैल्सिनेशन है, C से कार्बोनेट, तो ध्यान रखना ZnCO3 देता है ZnO प्लस CO2। अच्छे से समझते हैं अपन, है ना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, फिर से क्या ये इस पे डिस्प्ले हुए थे क्या, हो गए शायद। हाँ, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस होती है जिससे मेटल निकालते हैं। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए काम आती है और कैल्सिनेशन उन ओर्स के लिए काम आती है जो कार्बोनेटेड होते हैं, जिसमें कार्बन पाया जाता हो। ठीक है भाई, तो कार्बन के लिए कैल्सिनेशन से मेटल निकलता है और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग से मेटल निकलता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ फोर्स की। तो भाई मेटल में अपन जनरली ऑक्सीजन मिला के उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, मेटल में ऑक्सीजन मिला के बाहर निकालते हैं, तो अब इसको बाहर निकालना है कि भाई मेटल में ऑक्सीजन का क्या काम। तो Zn के साथ O लगा था, उसमें अपन ने छोड़ दिया C यानी कार्बन। उस कार्बन ने क्या करा, O को बोला भाई तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू आजा मेरे साथ, जिंक को रहने दे उसके हिसाब से, वो तो मेटल है, तू गैस है, तेरे को क्या करना उसके साथ, तू तू मेरे साथ चल, मैं भी गैस तू भी गैस, अपनी दोस्ती फिक्स फिक्स।
तो क्या हुआ? शांति हो गई। नहीं, शांति नहीं हुई। भाई ज़िंक ने ऑक्सीजन दे दिया कार्बन को और कार्बन ने बोला चलो भाई ऑक्सीजन अपन निकलते हैं यहाँ से, ज़िंक अपने हिसाब से अपना मेटल है घुमा-फिरा करेगा। फिर भाई ये तो हो गया रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीजन देकर हमने मेटल निकाला, फिर मेटल से ऑक्सीजन वापस निकाल लिया। तो यही होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक पे। चलो अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक। कब से? हर्षल भैया कोरोजन कोरोजन कर रहे हैं। ले भाई कोरोजन आ गया है स्क्रीन के ऊपर। तो देखो कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें मेटल का धीरे धीरे खराब होना, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे क्या हो जाता है भाई? जंग लग जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है तो जंग लग जाता है। इसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन। भाई आयरन पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो आयरन पर रस्ट नहीं लगता। ओके भाई। फिर होता है अलॉइंग। अलॉइंग मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर। जैसे स्टील, स्टील सुना है तुमने? स्टील का था, स्टील एक प्योर आयरन मेटल नहीं है। स्टील बना होता है, देख लो, आयरन, आयरन और कार्बन से स्टील बना होता है, आयरन और कार्बन से। इस प्रोसेस को अलॉइंग बोलते हैं, जिससे मेटल और थोड़ा सा अच्छी स्टेट में आ जाता है। ठीक है भाई। फिर अलॉयज समझते हैं। अलॉयज में तुमको बता दिए क्या? अलॉयज शायद नहीं पता है, फिर बता देता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो अलॉयज, अलॉयज क्या कर रहे हैं? मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं। ओके, अभी बता दिया मैंने तुमको अलॉइंग क्या हुआ भाई। क्या कौन कौन मिला था बताओ मेरे को जरा, तुम ही बताओ। रुका हूं मैं 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। बता पाए कमेंट सेक्शन में, खुद को रिवाइज हुआ। ठीक है भाई, तो इसी के साथ मेटल नॉन मेटल की इंपॉर्टेंट चीजें गैल्वेनाइजेशन, कोरोजन, एक्सट्रैक्शन सब हमने समझ लिया। अब अपन आगे चलते हैं टॉपिक में, चैप्टर नंबर 4 पे सीधे आ जाओ। तो चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बड़ा कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे बड़ा पसंद है ना। मैं जब 10th क्लास में था तब ये चैप्टर मेरा फेवरेट हुआ करता क्योंकि सबसे इजी है। तो चलो समझते हैं कार्बन की कहानी। कि भाई एक बात बताओ, जैसे पहले तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। वह तुम्हारी पेंसिल का लिड, मम्मी के किचन की गैस, पेट्रोल, डीजल, तुम्हारा साबुन, परफ्यूम, प्लास्टिक, मेडिसिन, सब क्या कैसे बन रहा है? भाई सब कार्बन से बनता है। तो आज हम कार्बन को इतना सिंपल बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम वाले भी आकर तुमको बोलेंगे कि बेटा तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है। तो हर्षल भैया के चैनल पे होना तो समझ जाओगे तुम बड़ी आसानी से कि भाई क्या है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसकी कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन, शॉर्ट में समझते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है पर शॉर्ट में समझते हैं कि भाई कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है जिसका सिंबल सी है और उसका एटॉमिक नंबर है 6। क्या है भाई? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब छठे नंबर पे आता है। ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन इस दुनिया में हर जगह पर मिलता है। ठीक है, लिविंग चीजों में मिलता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, फ्यूल में, जैसे कोल हो गया तुम्हारा, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गई गैस। फिर डेली लाइफ में भी मिलता है कार्बन, आपको प्लास्टिक में मिलता है, रबर में मिलता है, सोप में मिलता है। तो भाई कार्बन की जो पूरी लाइफ है वो हमारी लाइफ के साथ ही रिलेट कर। तो तुम हो चाहे मैं हूं, कार्बन की जरूरत सबको है भाई। ठीक है, तो कार्बन की कहानी करते हैं कि भाई कार्बन काम कैसे करता है। तो कार्बन काम करता है दोस्ती यारी में। उसी दोस्ती यारी को अंग्रेजी में कहते हैं बॉन्डिंग। उसी के बारे में यह पूरा चैप्टर आज हम समझने वाले हैं। चलो तो देख लो स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखा देता हूं फटाफट कि भाई कार्बन करता है बॉन्डिंग, जिस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, उसकी एक अरेंजमेंट होती है। कार्बन के पास शेल्स होते हैं, दिख रहा होगा, शेल्स होते हैं। तो अंदर वाले शेल में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर पाए जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन को बेसिकली स्टेबल होना रहता है, मतलब उसको अपने आप को कंप्लीट करना रहता है। जैसे एक मान लो एक अकेला इंसान है इस दुनिया में, सिंगल है, तो उसको खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, है ना, केयर चाहिए, इसके लिए भी एक दूसरा इंसान ढूंढता है। वैसे ही कार्बन को 8 लोग लगते हैं भाई, 4 ऑलरेडी है, तो और कितने चाहिए उसको? 4 और चाहिए। और यही 4 नंबर को बोलते हैं हम वैलेंसी। क्या बोलते हैं भाई? वैलेंसी। अब बेसिकली मुझे एक बात बताओ, तुम किसी से दोस्ती करते हो तो सबसे पहले आगे क्या बढ़ाते हो? अपना हाथ बढ़ाते हो। वैसे ही कार्बन बढ़ाता है अपना सबसे आउटर मोस्ट शेल, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4,
4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सामने वाला भी कितने मिलाता है? 4। अंगूठे का यूज नहीं होता भाई। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4-4 दोस्ती करते हैं और ये जो 4 आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन हैं उसी शेयरिंग को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और ये बाहर का जो शेल होता है इसे वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया? समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ओके। तो चलो कार्बन की दोस्ती तो करा देते हैं, हमेशा 4 दोस्त बनाएगा भाई, 4 ज्यादा की इसको जरूरत नहीं है, बाकी 6 इसके पास है ना? मैंने सॉरी 4 ऑलरेडी इसके पास है। 1 2 3 4 अगले 4 चाहिए, है ना? अब कभी-कभी कार्बन क्या करता है, एक ही दोस्त से डबल बार हाथ मिलाता है, एक ही दोस्त से ट्रिपल बार हाथ मिलाता है। तो वही होती है अलग-अलग प्रकार की बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। आगे समझते हैं ये क्या है ना? ये तो मैंने जी शॉर्ट में तुमको हिंट दे दी। तो चलो कार्बन की बॉन्डिंग समझे, उससे पहले अपन समझते हैं कि अलग-अलग बॉन्डिंग क्या होती है ना? तो सबसे पहले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट H2, Cl2, O2 और N2 इनकी बॉन्डिंग समझते हैं। तो H2 हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा हाइड्रोजन आके उससे दोस्ती करता है। तो एक इसने दिया, एक इसने दिया, सिंगल बॉन्डिंग इन्होंने कर ली। फिर Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं। तो ये Cl क्या करता है? ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये भी हो गई अपनी सिंगल बॉन्डिंग। लेकिन ऑक्सीजन बाबा महान है, ऑक्सीजन बाबा के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अब 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 के लिए करता है डबल बॉन्डिंग। ठीक है भाई, एक इसने दिया, एक और ऑक्सीजन ने दिया, फिर अगले ऑक्सीजन ने भी 2 दिए। वैसे ही N2 इसके पास 3 की कमी होती है क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रीन पे फोटो डिस्प्ले हो गया क्या? हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ शायद हो गया। तो देखो भाई N2 की बात कर रहे थे हम। N2 के पास बाहर की साइड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको चाहिए 3 और। तो ये कौन सी बॉन्डिंग करेगा? ट्रिपल बॉन्डिंग करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा स्टेबल गैसेस में से एक होती है क्योंकि ये करती है ट्रिपल बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अब जरूरत कितनी है? 3 की। तो कितनी बॉन्डिंग करेगा? 3 3, तो उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्डिंग। ये बनाता है N2। ठीक है भाई, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं अपन। अमोनिया सुना होगा तुम, है ना? अमोनिया की बॉन्डिंग थोड़ी समझते हैं। तो अमोनिया होता है NH3 जिसमें नाइट्रोजन के पास 3 की कमी अभी भी है। तो उसके पास दूसरा नाइट्रोजन पे नहीं आ रहा, तो उसने बोला एक काम कर हाइड्रोजन, तू ही आके मेरे से चिपक जा, तू तो फ्री है, वेला घूमता रहता है इधर, है ना? इस दुनिया में सबसे फ्री एटम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आके चिपका नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन आके चिपका नाइट्रोजन से, और हाइड्रोजन ने बोला कि भाई तेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तुझे 8 चाहिए। तो हम कितने एटम आएंगे तेरे पास? 3 एटम्स। हाइड्रोजन के 3 एटम्स आते हैं, तो वो बनाता है NH3 जिसको नाम दिया गया अमोनिया। ओके भाई, अब अपन बात करते हैं सल्फर एटम्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है भाई, रिंग शेप स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो सल्फर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है लेकिन ये नॉन मेटल होता है। देख लो स्क्रीन के ऊपर कैसा शेप होता है इसका। तो बेसिकली क्या होता है, दिख गया क्या? आ गया होगा शायद। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सल्फर नॉर्मली S8 रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी 8 सल्फर एटम्स सब आपस में एक दूसरे के आसपास आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसी रिंग शेप स्ट्रक्चर को रिंग शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है भाई, सल्फर की कितनी दोस्ती हुई भाई? 8, यानी S8। सल्फर अकेला नहीं रहता, 8 दोस्तों के साथ रहता है। ठीक है, तो सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोर क्या था भाई, क्या क्या पढ़ लिया आपने यार, बताइए मेरे को। वापस कार्बन पे आते हैं। तो चलो कार्बन की बात करें। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, बोर्ड के लिए जरूरी है भाई। तो कैटिनेशन, कार्बन अपने जैसे कार्बन से बॉन्ड बनाता है, उसी प्रोसेस को कैटिनेशन बोलते हैं। ये लॉन्ग लंबी लंबी चेन फॉर्म करता है भाई, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लंबी 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 चेन्स बनाता है। तो ये कैटिनेशन कहलाती। फिर टेट्रावैलेंसी, तो कार्बन को भाई कितनों की जरूरत है? 4 की जरूरत है, 4 दोस्तों की, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कार्बन को 4 दोस्तों की जरूरत है, तो इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, इसी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो सुनो,
हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन करते हैं। कार्बन की ज्यादातर दोस्ती होती है हाइड्रोकार्बन से, सॉरी हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। और भाई यही चैप्टर का हार्ट है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में है वैसे, तो फिर भी नाम बता दिया मैंने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस यही होता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है अल्केन, जो सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, सिंगल बॉन्डिंग। जैसे नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं अपन, कि कार्बन है ना, उसको कितनी डंडी चाहिए, चार दोस्त चाहिए, चार हाथ चाहिए। तो चार दोस्त बने एक कार्बन के, तो CH4 है ना, इसको मीथेन बोलते हैं। फिर दूसरा, दो कार्बन है ना, तो सारे कार्बन मिल गए, ये बनाएंगे C2। कितने कार्बन है भाई, दो कार्बन है। चेन बनाता है ना कार्बन, तो कार्बन हो गए दो, बाकी हाइड्रोजन कितने लग गए उसके पास, तीन इसके पास, तीन इसके पास, तो ये हो गए छह। तो इसी को बोलते हैं अपन ईथेन। ऐसे ही करके बहुत लंबी टेबल है, और ये टेबल बनाना मैं तुमको सिखाऊंगा। टेंशन मत लो कि कार्बन की टेबल कैसे बनाई जाती है, कार्बन के नाम कैसे रखते हैं भाई, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत सारे, है ना। ये सारा एक अलग सेपरेट वीडियो में आपके पास पहुंच जाएगा। तो कार्बन ऐसे बॉन्ड नहीं करता है, तो ईथेन में फोकस करते हैं, क्योंकि ईथेन से बहुत अलग अलग चीजें बनती है ना। तो ईथेन बेसिकली दो कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं भाई, दो कार्बन की बॉन्डिंग वाले प्रोडक्ट्स, दो कार्बन की बॉन्डिंग वाले फॉर्मूला, ये होता है ईथेन। तो चलो देखते हैं भाई ईथेन कहाँ 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 क्या 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 दिक्कतें दे रहा है। उससे पहले अपन समझते हैं, कुछ नहीं समझते भाई, है ना, अपन आगे समझते हैं। चलो चलो चलो, ईथेन आगे आगे स्क्रीन के ऊपर, हाँ आ तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई देखो, यूजेस ऑफ ईथेन और ईथीन, है ना। अब क्या होता है देख, कार्बन डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, तो ईथेन में बेसिकली कार्बन डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग कर लेता है खुद ही के साथ। कार्बन ने खुद के साथ क्या कर ली, डबल बॉन्डिंग कर ली। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ईथीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना, तो तुमको बहुत इजीली समझ आएगा। दो कार्बन चिपके तो बचे कितने, H4 बचे। तो भाई इसका काम कहाँ आता है, प्लास्टिक मेकिंग में, यानी पॉलीथीन में। फिर कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड करता है तो उसे इथाइन बोलते हैं। तो भाई तुमने देखा होगा कि जब वेल्डिंग होती है ना, तो वेल्डिंग में एक फ्लेम निकलती है, तो उस फ्लेम को ऑक्सी एसिटिलाइन, ऑक्सी एसिटिलाइन, एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है। ओके भाई, तो इसमें कार्बन ने करी ट्रिपल बॉन्डिंग, इसको नाम दिया हमने इथाइन। तो जहां इन लग जाए वहां डबल बॉन्ड, जहां पे आइन लग जाए यानी इथाइन जैसा आइन, उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की कहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब अपन समझते हैं एक बहुत जरूरी जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई क्या होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, देखो देखो, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन शो करता है आइसोमेरिज्म। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, नाम एक है, नंबर एक है, लेकिन स्ट्रक्चर इनके अलग अलग है। हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज। देखो शॉर्ट में बता रहा हूं कि कार्बन को नाम देने की प्रोसेस को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसके लिए मैं तुमको अभी बता रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बहुत खूबसूरत सा बनाने वाला, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इस वीडियो को ऑलरेडी शायद बहुत लंबा चला गया है, ये मेरे हिसाब से 40-50 मिनट क्रॉस कर गया है। बहुत टाइम बाद हर्षल भैया कितना लंबा वीडियो आया है ना। तो देखो, ये अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, है ना, कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, उसके नाम कैसे रखते हैं, कि क्या होता है भाई प्रोपीन, है ना, फिर अपन क्लोरोप्रोफेन, ब्रोमोप्रोपेन, बहुत सारी चीजें भाई, प्रोपेनॉल, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, सारी चीजें अपन आगे समझते हैं एक नए वीडियो में, अलग से सेपरेट वीडियो में, जो एक दो दिन में तुम्हारे जैसे यूट्यूब पे नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा, पहुंच ही जाएगा। तो तुमको स्ट्रक्चर बनाना तो मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके मेरे भाई, अपन आगे बढ़ते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के। तो देखो, कार्बन की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो चलो उन केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन,
सबसे पहले कंबशन यानी आग लगाना। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये CO2 बनाते हैं और साथ में हीट रिलीज करते हैं, ध्यान रखना। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये हीट रिलीज करते हैं, याद रखना। क्योंकि जब भी अपन सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सांस कैसी रहती है भाई, गरम गरम रहती है। ठीक है फिर भाई, अब अपन समझते हैं वर्ड कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट होता है भाई एक ऐसी चीज, आगे क्या स्क्रीन पे, जो मतलब बेसिकली कैटलिस्ट कुछ होता नहीं है, एक रिएक्शन होती हो उसकी स्पीड बढ़ाने का काम कैटलिस्ट करता है। और एक बढ़िया सा कैटलिस्ट होता है हमारे पास निकल। निकल क्या करता है, कार्बन की सारी जो भी रिएक्शंस होती है उसकी स्पीड को बराबरी से मतलब एकदम स्पीड में बढ़ा देता है कि भाई जो भी हो रहा है फटाफट 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 हो। और ये कब होता है, जब फ्यूल और फ्लेम की बात आती है। तो कार्बन फ्यूल बना रहा है भाई, है ना। तो फ्यूल कौन से, कोल, पेट्रोल, डीजल, LPG। कार्बन जब जलता है तो ब्लू फ्लेम रिलीज करता है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है। इसमें आग ज्यादा होती है लेकिन उसकी जो स्मोक होती है वो कम होती है। हमारे घर का गैस का चूल्हा, आग लगती है ब्लू कलर में लेकिन धुआं नहीं निकलता उसमें से, क्यों भाई, कार्बन प्रेजेंट है ना वहां पे। ओके मेरे भाई, फिर अपन बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और डेली यूज में आने वाली चीजों की। एक होता है इथेनॉल। क्या होता है भाई, इथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एक एल्कोहल है, ठीक है भाई। ये एल्कोहल कहाँ यूज होता है, फ्यूल्स बनाने में, सैनिटाइजर बनाने में, मेडिसिन बनाने में, और कलरलेस होता है ये, और ये पानी में सॉल्यूबल होता है, इसलिए जब भी हम पेग लगाते हैं ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, यही वो इथेनॉल है। ओके मेरे भाई, फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करते हैं जिसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाते हैं जिसे ईस्टर कहते हैं, और साथ ही ये थोड़ा थोड़ा वाटर भी बनाते हैं। तो तुमने परफ्यूम्स में देखा होगा, सब बोलते हैं परफ्यूम में अल्कोहल होता है। ये वही है भाई स्टेरिफिकेशन की प्रोसेस। स्टेरिफिकेशन में परफ्यूम्स का ज्यादा यूज करते हैं, है ना। एसिड और अल्कोहल मिलते हैं यहाँ पे, क्या मिलता है भाई, एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, तो ये मिलके बनाते हैं ईस्टर प्लस वाटर, है ना। तो क्या होता है भाई, एसिड कौन सा एसिड है, इथेनॉल का ही एसिड है। इथेनॉल जब एसिड बन जाता है, इथेन सॉरी, इथेन जब एक एसिड बन जाता है दो कार्बन वाला, उसे हम इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। और जब ये उसी के अल्कोहल से मिलता है, इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं स्वीट सी खुशबू जो हमारे परफ्यूम में यूज होती है। इसीलिए आग लगाने के लिए आप पुस 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 करते हैं ना, वैसे वही चीज है। ओके मेरे भाई, तो ये तो हिस्टेरिफिकेशन की बात हुई। अब अपन बात करते हैं बहुत जरूरी, हाँ, कि देखो क्या होता है, अपन समझते हैं थोड़ा सा। आया क्या स्क्रीन पे यार, मैं वेट करा करता हूँ इस, आया नहीं आया पता है कि बड़ी दुनिया अलग ही चल रही है इनकी। आ गया क्या भाई, डिस्प्ले हो गया, सोप डिटर्जेंट आ गया है क्या, हाँ, आ गया है। ओके, तो सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं। तो सोप कैसे बनता है भाई, सोप उसमें मतलब सोप 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 साबुन साबुन साबुन, ठीक है, सोप साबुन कंफ्यूज हो उसके लिए। तो भाई सोप बनता है एक प्रोसेस से जिसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ईस्टर रिएक्ट करता है बेस जैसे NaOH या KOH के साथ, और सोप और एल्कोहल बनाता है। तो ईस्टर NaOH से मिला तो साथ में बनाया सोप और एल्कोहल। ये रिएक्शन सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए यूज होती है, इसीलिए सोप को सेपोनिफिकेशन का प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, ऑयल या फैट हो जो बेस से मिलता है तो ये सोप यानी साबुन बनाता है। अब साबुन कैसे काम करता है, तो इसमें होती है भाई मीशिल्स। क्या होते हैं भाई, मीशिल। जब सोप को पानी में डालते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स, मीशल्स नाम के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनका नाम है मीशल्स, स्क्रीन के ऊपर फोटो डिस्प्ले हो गया है ना। मीशल्स, इसके दो पॉइंट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, समझते हैं अपन, चलो। तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसके अंदर, जो ऑयल से चिपकती है, और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो पानी पसंद करता है। तो बेसिकली टेल हो, ऑयल हो
कुछ भी हो उसको ये बाहर की तरफ खींच के ले जाता है। तुमने नोटिस किया होगा भाई कि जब भी हम हाथ धोते हैं नॉर्मल पानी से तेल वाले हाथ धोते हैं तो तेल नहीं निकलता, पानी ऊपर ऊपर से निकल जाता है ना। लेकिन सोप क्या करता है, उसके एक एंड जो हाइड्रोफोबिक एंड है उससे ऑयल को पकड़ लेता है और ऑयल को हाथ के साथ बाहर की तरफ पानी के साथ लेकर चला जाता है। इसीलिए जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ पे लगा हुआ तेल बाहर चला जाता है। तो यही होता है हाइड्रोफोबिक एंड। और हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ जा रहा है, हाइड्रोफोबिक जिसने तेल को पकड़ा और बोला हाइड्रोफिलिक एंड तेरी पानी से दोस्ती है भाई, है ना, तो तू चल बाहर निकल, तू बाहर निकल, तेरे सर में हाथ पे चिपका हुआ तेल भी बाहर लेके जा रहा हूं। तो भाई यही थी सोप की कहानी और यही था तुम्हारा केमिस्ट्री। था ना बोरिंग, बेकार, कंफ्यूजिंग, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, पर क्या करे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। एग्जामिनेशन आ गई है आप लोगों की, टाइम कम है और चैप्टर अगले बायो वाले अगले पार्ट में 1 या 2 दिन के अंदर जब तक तुम्हें फिनिश करोगे, याद करोगे, समझोगे, तब तक तुम्हारे पास डिलीवर हो जाएंगे। तो बायो की कहानी करते हैं अपन अगले वीडियो में। और भाई हर्षल भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, पावर सीरीज में से क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे बोर्ड में बहुत सारे। ये श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको बता देता हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं नॉर्मली भाई, ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड परीक्षा के लिए जरूरी है भाई। सीना बार वाले टॉपिक, ये क्या है, बोर्ड वाले अंदर से घुस घुस के टॉपिक्स निकालते हैं, तो हम वही घुस जाते हैं, हम वहीं से क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं। ऊपरी ऊपरी पढ़ाई नहीं करना हमको, है ना, अंदर की बातें करेंगे, अंदरूनी बातें करेंगे। तो भाई अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, बहुत टाइम बाद हर्षल भैया का वीडियो इतना लंबा चला। पहली बार तुम बोर भी फील कर रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं कर रहे, कर भी रहे होंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो देखो पावर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 भी आ गया है, पार्ट 2 भी आ गया है, थर्ड भी आ जाएगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी दबाओ, सब्सक्राइब की टन 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 सोनोरस साउंड करती है, मेटल चैप्टर में पढ़ा ना, तो बस वही सोनोरस साउंड, टिंग डोंग, बजा दो सब्सक्राइब का बटन। दोस्तों के साथ शेयर करो, तुम शेयर वेयर नहीं करते, है ना। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, पार्ट 3 में, है ना। तो पावर सीरीज का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आ गया, देख लो फटाफट, फर्स्ट नहीं देखा तो जाके देखते हो, चैनल के ऊपर डला हुआ है या ऊपर आए बटन आ जाएगा तुम्हारे हाथों में। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।